लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बेसिकली अध्ययन करने वाले हैं कास्ट स्थलाकृतियां, यानी इससे पूर्व हमने बीए पार्ट फर्स्ट और एमए प्री के अंदर जो लगने वाला टॉपिक है स्थलाकृतियां, बाह्य स्थलाकृतियां, जिसमें हमने नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, हिम नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन है वो कर लिया था। तो आज हमारा ये थर्ड यूनिट का तीसरा टॉपिक है जिसमें कास्ट स्थलाकृतियां, और कास्ट स्थलाकृतियों को बेसिकली कहा जाता है यानी चूना प्रधान प्रदेश में निर्मित स्थलाकृतियां, या इसको कहा जाता है यानी भूमिगत जल के द्वारा या वर्षा जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। देखिए यानी कास्ट स्थलाकृतियां है क्या बेसिकली, यानी चूना प्रधान क्षेत्रों में वर्षा का जल जो होता है, देखिए यानी चूना प्रधान प्रदेश विश्व के अंदर यानी बहुत क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम देखेंगे कास्ट स्थलाकृतियां है क्या, यानी कास्ट स्थलाकृतियां चूना प्रधान क्षेत्रों में वर्षा जल के द्वारा यानी भूमि के ऊपर तथा भूमि के नीचे अपक्षय अपरदन घोलीकरण क्रिया के कारण जो विभिन्न प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको कास्ट स्थलाकृतियां या चूना पत्थर द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका कास्ट जो शब्द है यानी कास्ट शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम ऐसी स्थलाकृतियां यानी पूर्ववर्ती जो यूगोस्लाविया देश है, कौन सा पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया देश जो एड्रियाटिक सागर के तट के ऊपर स्थित है, कहां पर स्थित है एड्रियाटिक सागर के तट पर पूर्वी तट पर स्थित जो देश है, और वर्तमान में इसको कहा जाता है स्लोवेनिया। तो वर्तमान में स्लोवेनिया देश के अंदर या पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर यानी मुख्य रूप से एक कास्ट क्षेत्र है, चूना प्रधान क्षेत्र है, यानी उसको कहा जाता है वहां कास्ट। इसलिए इस क्षेत्र यानी चूना प्रधान प्रदेशों में जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं उसके लिए कास्ट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो ये कास्ट स्थलाकृतियां देखते हैं जो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया है, वर्तमान में जो स्लोवेनिया है, ये बेसिकली क्या है यानी 480 किलोमीटर की तो वही क्या है ये लंबाई में फैला हुआ है, और फिर यदि ये लंबाई में तो 480 किलोमीटर है और 80 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। कितना 480 किलोमीटर की लंबाई में 80 किलोमीटर की चौड़ाई में। और यदि हम बात करते हैं ऊंचाई, समुद्र तल से इस यानी कास्ट क्षेत्र की ऊंचाई की बात करते हैं तो 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये यानी कास्ट क्षेत्र किसका, वर्तमान का स्लोवेनिया, पूर्वी वर्ती जो यूगोस्लाविया है उसका जो कास्ट क्षेत्र है। उसके बाद विभिन्न देशों में चूना प्रधान प्रदेशों में जो ऐसी वर्षा के जल के द्वारा अपरदन घोलीकरण घर्षण सन्निघर्षण की क्रिया के द्वारा जो अपरदनात्मक और जो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां बनती हैं उनको बेसिकली कास्ट स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। ये जो कास्ट स्थलाकृतियां होती हैं इसमें मुख्य रूप से अपरदन भी यानी कई कारकों के द्वारा होता है, कई विधियों के द्वारा इसके अंदर होता है, और ये स्थलाकृतियां चूना प्रधान प्रदेश के साथ जहां डोलोमाइट चट्टानें पाई जाती है वहां पर भी ये कुछ स्थलाकृतियां देखने को मिलती है। तो कास्ट स्थलाकृतियों का यदि हम विश्लेषण करना चाहें तो ये कास्ट स्थलाकृतियां मुख्य रूप से कई प्रकार का अपरदन की क्रिया उसमें होती है। बेसिकली होता क्या है यानी जो वर्षा का जल है वो मुख्य रूप से यानी वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर चूना प्रधान जो यानी चट्टान है
उसमें रासायनिक क्रिया करता है, उसके कारण उस चट्टानों का घोलन भी होता है, जिसके कारण वहां से कुछ मुख्य रूप से चट्टानी खनिज पदार्थ वहां से घुल जाते हैं और घुलने से भूमि के अंदर जाएगा और अंदर जाने से जहां ताप ज्यादा होगा यानी चूना वहां जम जाएगा, तो यानी निक्षेपात्मक शिलाकृतियां होगी, अपर्दन होगा, उससे अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है। तो इसमें एक तो यानी मुख्य रूप से अपर्दन की क्रिया यदि हम बात करते हैं तो अपर्दन की क्रिया के अंदर एक नंबर तो होता है इसमें घोलीकरण की क्रिया। किसकी क्रिया? यानी इसके अंदर अपर्दन देखते हैं तो एक नंबर विधि है घोलीकरण, और घोलीकरण के अंदर मैंने बता दिया वर्षा का जल है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जो चूना प्रधान जो चट्टानें हैं वहां रासायनिक क्रिया करते हैं और रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों को घोलकर यानी मुख्य रूप से अलग कर देता है, जिससे यानी कई अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है और मुख्य रूप से काश क्षेत्र के लिए यानी मलबा जो परिवहन होता है वहां आगे जाकर कुछ निक्षेपात्मक शिलाकृतियां भी बनती है। दूसरा यदि हम बात करते हैं कि अपर्दन की क्रिया जिसमें यानी जल एक जगह पर एकत्रित होकर क्या करता है यानी जल गति क्रिया करता है, क्या करता है? जल गति की क्रिया भी इसके अंदर प्रमुख रूप से होती है, जिससे वहां का जो अपर्दित मलबा है जल गति यानी जल जब प्रवाहित होगा तो वहां की चट्टानों से मुख्य रूप से टकराता हुआ और जल योजन की क्रिया के द्वारा उस चट्टानों का क्षय करता है, जिससे यानी वहां अपर्दनात्मक शिलाकृतियों का निर्माण होता है। और तीसरा आ जाता है अपघर्षण की क्रिया, और अपघर्षण की क्रिया क्या होती है? बेसिकली जब यानी वर्षा का जल एक धारा के रूप में चूना प्रधान क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो उनके साथ विभिन्न प्रकार के जो कंकड़ पत्थर बजरी उनके साथ चलते हैं वो वहां की चट्टानों पर यानी तोड़फोड़ की क्रिया करते हैं, जिसको यानी क्या कहते हैं? अपघर्षण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा यानी वहां रगड़ व मुख्य रूप से निकर्षण की क्रिया के द्वारा भी चट्टानों का क्षय इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है? होता है। तो इस प्रकार घोलन की क्रिया के द्वारा, जल गति की क्रिया के द्वारा, अपघर्षण की क्रिया के द्वारा और रगड़ व नियंत्रण की क्रिया के द्वारा यानी मुख्य रूप से अपर्दन इसके अंदर होता है। बेसिकली देखिए इसके अंदर कुछ कंपटीशन पर्सन भी बनते हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एक पर्सन आता ऑर्टिजिन कूप क्या है, तो ऑर्टिजिन कूप की यदि हम बात करते हैं ये पर्सन राजस्थान पुलिस के अंदर आ चुका है। ऑर्टिजिन कूप जिसको हम हिंदी में कहते हैं पाताल तोड़ कुएं, क्या? पाताल तोड़ कुएं। यानी क्या होता है? जब ऊपरी भाग के अंदर यदि हम भूमि से एक बार छेद कर देते हैं तो स्वतः ही क्या है? भूमि से जल निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे जो कुएं हैं जो मनुष्य के द्वारा एक बार क्या है भूमि में उत्खनन किया जाता है, उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर उससे जल निकलता रहता है, ऐसे कुओं को पाताल तोड़ कुएं के नाम से जाना जाता है। और ये रेट 2011 में प्रश्न पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं कहां पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन सा? यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो ऑर्टिजियन है ना, ये ऑर्टिजियन प्रमुख रूप से क्या है? रूस का एक क्षेत्र है मॉस्को का ऑर्टिजियन, वहां से ये ऑर्टिजियन लिया गया और इसका हिंदी में अर्थ है पाताल तोड़ कुएं। यानी एक बार मनुष्य के द्वारा उस कुएं का उत्खनन करने के बाद स्वतः जल निकलता है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं, अपने आसपास का जो सिकमुख वाला जो बेल्ट है उसके अंदर चूना प्रधान चट्टानें हैं और भूमि से यदि 10 से 15 फीट
नीचे यदि हम मुख्य रूप से कुआं खोदते हैं, कुई खोदते हैं, तो उससे क्या है, यानी जल रिस कर क्या है, उन कुइयों में जल भर जाता है और उन वहां के जो क्षेत्र है वहां भूमि का जल मुख्य पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं। यानी इधर वाला सिद्धमुख से इधर चले जाते हैं, चाहे आपका मालकस हो या भाटी छोटाडा वाला जो क्षेत्र अपना है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है, यानी 10 से 15 फीट की गहराई पर यानी चूना प्रधान चट्टाने हैं, वहां चूना यानी कुई खोदने के बाद स्वतः जल निकलता रहता है और उस जल का वहां सिंचाई के रूप में भी प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो वो बेसिकली यानी एक ओर्टिजन कूप का छोटा हम उदाहरण मान सकते हैं। तो ओर्टिजन कूप सर्वाधिक पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड वाला जो क्षेत्र है और मुख्य रूप से वहां सर्वाधिक 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। भारत का जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसमें यानी भारत का जो तराई वाला जो क्षेत्र है वहां ओर्टिजन कूप है वो प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलते हैं। फिर हम चलो आते हैं यहाँ काष्ठ शिलाकृतियों में। तो काष्ठ शिलाकृतियों में यानी हमने देख लिया कि काष्ठ शिलाकृतियां वो शिलाकृतियां हैं जो चूना प्रधान प्रदेशों के अंदर वर्षा के जल के द्वारा अपरदन और मुख्य रूप से क्या है, निक्षेप क्रिया के द्वारा जो निम्न शिलाकृतियां होती है उनको प्रमुख रूप से क्या है, क्या शिलाकृतियां, चूना प्रधान शिलाकृतियां। क्योंकि काष्ठ प्रदेश इसका नाम ऐसे पड़ गया कि जो क्षेत्र है कहाँ, यानी एड्रियाटिक सागर के तट पर जो मुख्य पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया का जो काष्ठ क्षेत्र है वहां पर ऐसी शिलाकृतियां सर्वप्रथम देखी गई और ये काष्ठ क्षेत्र 480 किलोमीटर की लंबाई में, 80 किलोमीटर की चौड़ाई में, 2600 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से, वहां पर ये क्षेत्र वर्तमान के अंदर स्लोवेनिया के अंदर स्थित है। तो उसके आधार पर विश्व में जहां जहां चूना प्रधान प्रदेशों के अंदर जो शिलाकृतियां बनती है उनको काष्ठ शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो ये काष्ठ शिलाकृतियां विश्व में कहां कहां पाई जाती है उसका यदि मोटा मोटा हम देखें तो जैसे ग्रीस है, इसके अलावा यानी स्पेन देश है, यूरोपियन देश, इसके अलावा उत्तरी प्यूर्टोरिको देश है, जैमका है, क्यूबा है, या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इंडियाना, केंटुकी, वर्जीनिया और पेंसिल्वेनिया राज्यों के अंदर काष्ठ शिलाकृतियां पाई जाती है। इसके अलावा यानी वर्तमान का जो स्लोवेनिया देश है जहां ये काष्ठ क्षेत्र स्थित है जो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है वहां पर भी पाए जाते हैं। भारत में देखें तो ये जो चूना प्रधान चट्टाने हैं पाई जाती, जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती है, देहरादून के अंदर भी पाई जाती है, बिहार में जो रोहतास का पठार है रोहतास वहां पाई जाती है, मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी जिला है वहां पर पाई जाती है। इसके अलावा यानी प्रमुख रूप से पूर्वी घाट का जो आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर भी चूना प्रधान चट्टाने के अंदर ये काष्ठ शिलाकृतियां पाई जाती है। तो इस प्रकार इन काष्ठ शिलाकृतियों का हम रेखा चित्र के माध्यम से अवलोकन करेंगे। इसके अलावा एक दो शिलाकृति का विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। तो जो कि मैंने बता दिया काष्ठ प्रदेश में जो वर्षा का जल है वो चूना प्रधान चट्टानों के अंदर गोलीकरण क्रिया, शनि घर्षण की क्रिया, जल गति की क्रिया, रगड़ घर्षण की क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्षय करता है वहां से और उस अपरदित मलबा को भूमि के अंदर लेके जाता है और वहां यानी जमने से निक्षेपात्मक शिलाकृतियां होगी, अपरदन की क्रिया के द्वारा अपरदनात्मक शिलाकृतियां मुख्य रूप से क्या है होगी। तो हम काष्ठ शिलाकृतियों को दो कैटेगरी में बांटकर अध्ययन करेंगे, अपरदनात्मक शिलाकृतियां, दूसरा आ जाएगी निक्षेपात्मक शिलाकृतियां। तो अपरदनात्मक कौन कौन सी शिलाकृतियां हैं, ये काफी लंबी लिस्ट है तो इसको एक एक को हम रेखा चित्र डायग्राम के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1 आ जाती है लैपिज, जिसका हम आज वर्णन करने वाले हैं, यानी अपरदन की क्रिया के कारण जो वेदर और शीतलिकाओं से युक्त जो कटी फटी जो शिलाकृति बनती है वो लैपिज है। दूसरा घोल रंध्र, घोल रंध्र का भी आज अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा विलयन रंध्र तीसरी अपरदनात्मक शिलाकृति आ जाती है। चौथी शिलाकृति डोलाइन आ जाती है। पांचवी शिलाकृति की बात करते हैं ध्वस्त रंध्र, इसके अंदर आ जाता है। घोल पटल आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं काष्ठ झील, काष्ठ खिड़की, युवाला, जामा, पोलिये, कंदराया गुफा, पोनार, टेरारोसा, अंधी घाटी,
और धस्ती निवेशिका। तो ये तो अपरदनात्मक शिलाकृति, एक शिलाकृति दूसरी शिलाकृति से जुड़ी हुई है। यानी होलरंध्र का विस्तृत रूप विलेंद्र, विलेंद्र जब आप मिल जाए डोलाइन बन जाएगी, डोलाइन की यानी निचली वाली छत ध्वस्त हो जाएगी तो ध्वस्त रंध्र बन, और ध्वस्त रंध्र के बाद गोल पटल बनता है। तो एक ही शिलाकृति दूसरी शिलाकृति से जुड़ी हुई है, तो इनकी चैन बनती है। हम उसी क्रम में इसको इजी वे में डायग्राम रेखा चित्र बनाकर इसका इजी वे के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा दूसरा हम बात करते हैं निक्षेपात्मक शिलाकृतियों में, तो नंबर 1 आ जाता है स्पीलियोथेम, यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर जो सारी की सारी जो निक्षेपात्मक शिलाकृतियों को संयुक्त रूप में स्पीलियोथेम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, गुफा स्तंभ, ट्रिप्टोन और नोड्यूल्स, इन शिलाकृतियों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन हमें करेंगे। तो आज बेसिकली हम इन दो शिलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मैंने पहले बता दिया चूना प्रधान प्रदेश में जो कांस शिलाकृतियां सभी जगह पर नहीं होती, क्यों? चूना के अंदर होती है रंध्र छिद्र, और उसमें जो वर्षा का जल उसके अंदर जब यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर होता है सक्रिय गोलक बन जाता है, और वहां से घोलता हुआ मुख्य रूप से मलबा है वो यानी अपरदन करता है, नीचे जाएगा तो वहां यानी कम हो जाएगा, ताप आकर वहां निक्षेप क्रिया भी होती है। तो यानी फर्स्ट हम देखते हैं लैपीज क्या है। तो सीधी सी बात है कि लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं चूना पत्थर, यानी प्रदेशों के अंदर जब वर्षा का जल क्या करता है घोलन की क्रिया के द्वारा, घर्षण शनि घर्षण की क्रिया के द्वारा, यानी जो लाइमस्टोन चट्टाने हैं उसके जो यानी वर्षा का जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है, और वहां की जो चट्टाने हैं वहां घुलनशील पदार्थों को वहां से घुला लेता है, जिसके कारण यानी जो छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं उनको कहते हैं लीडर। छोटी छोटी ऊपर के अंदर तीक्ष्ण शिखरी चोटियां बनती उसको कहते हैं शिखरिकाओं। तो इस प्रकार धरातल पर छोटे छोटे वीदर और शिखरिकाओं से युक्त यानी तीक्ष्ण जो कटकनुमा जो शिलाकृति बनती है उसको मुख्य रूप से क्या है लैपीज कहा जाता है। कौन से तट पर है? यानी जो ये डालमेशिया का जो तट है वहां इसको भाई बेसिकली लैपीज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी इसको डालमेशिया तट पर तो क्या कहते हैं भाई लैपीज के नाम से जाना जाता है। किसको? यानी ऐसी कटी फटी शिलाकृति जब वर्षा का जल सक्रिय घोलक होता हुआ यानी शिखरिका और वीदर से युक्त जो कटी फटी शिलाकृति जिस पर नग्न पैरों से चलना यानी बहुत ही दूभर होता है, क्योंकि तीक्ष्ण नुकीले यानी मुख्य रूप से कटक होते हैं ये। और ये यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर यानी प्रमुख रूप से काफी यानी तीखे होते हैं, तो नग्न पैरों से इसको नहीं चला जा सकता। इसको यदि हम बात करते हैं इंग्लैंड के अंदर इसको क्लिंट के नाम से जाना जाता है, यानी इसको इंग्लैंड को शॉर्ट में कहते हैं यूके, यूके में इसको क्लिंट के नाम से क्या है इसको यानी लैपीज को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिंट के नाम से जाना जाता है, याद आ जाए क्लिंट के नाम से। इसके बाद हम बात करते हैं जर्मनी, जर्मनी में इसको कैरेन के नाम से, कैरेन के नाम से इसको क्या है जाना जाता है लैपीज को। इसके अलावा मुख्य रूप से क्या है साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वहां इसको बोगाज के नाम से जाना जाता है, और डालमेशिया का तट है वहां इसको लैपीज के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी तीक्ष्ण कटकनुमा और वेदनुमा जो तीक्ष्ण नुकीली शिलाकृति बनती है अपरदन घोलीकरण की क्रिया के द्वारा, तो वो लैपीज के नाम से जाना जाता है। तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि चूना प्रधान प्रदेशों में या इसको हम लाइमस्टोन चट्टानी प्रदेशों के अंदर यानी ऊपर वाली जो खुली सतह होती है उसमें वर्षा के जल के द्वारा घोलन अपक्षय अपरदनीकरण क्रिया के कारण यानी छोटी छोटी शिखरिकाओं
और मुख्य रूप से उसके बीच में छोटे छोटे जो विदर जो बनते हैं, तो ऐसी जो कटी फटी जो दांत खांच जो शिलाकृति बनती है उसको लैपिस कहते हैं। डालमेशिया के तट पर इंग्लैंड में इसको क्लिंट के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में कैरेन के नाम से जाना जाता है, और मुख्य रूप से साइबेरिया में इसको बोगाज के नाम से जाना जाता है। ये शिलाकृतियां तो होगी कौन सी, यानी लैपिस। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा घोल रंध्र। तो घोल रंध्र के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि चूना प्रधान प्रदेश की चट्टानों के अंदर छोटे छोटे रोम्स होते हैं, और उन रोमों में क्या होता है, जब वर्षा का जल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जब उसके अंदर जाता है तो उनकी चट्टानों के अंदर संधियों में प्रवेश करता है, उसके अंदर प्रवेश करेगा तो उसके रोम्स हैं वो मुख्य रूप से क्या है, बड़े हो जाते हैं और असंख्य छिद्रों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जो छिद्रों से युक्त शिलाकृति को घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो घोल रंध्र होते हैं 100 से लेकर 1000 तक मुख्य रूप से प्रमुखतः पाए जाते हैं। लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि यूएसए का जो इंडियाना प्रांत है, यानी यूएसए का इंडियाना प्रांत के अंदर इनकी संख्या 3 लाख पाई जाती है। 3 लाख यानी घोल रंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे चट्टानों में, यानी छिद्र बन जाते हैं। वर्षा का जल के साथ नीचे गिरा जाता है जल, और वहां जो रोम होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो शिलाकृति है उसको घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली घोल रंध्र होते हैं। इनको आकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, या जिसकी आकृति बेलन जैसी बने, बेलनाकार बने, उसको तो बेलनाकार घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। और दूसरा, यदि ये शिलाकृति कीप के आकार की बने तो उसको कीपाकार घोल रंध्र के नाम से जाना जाता है। तो इनकी सर्वाधिक संख्या तो मुख्य रूप से क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इंडियाना प्रांत है वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो मुख्य रूप से कई क्षेत्रों में ऐसी शिलाकृतियां मिलती है। ग्रीस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, स्पेन के अंदर भी देखने को मिलेगी, जैम का है, पश्चिमी क्यूबा वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा यूएसए का इंडियाना के अलावा आपको केंटुकी में देखने को मिलेगा, फ्लोरिडा में देखने को मिलेगा, जॉर्जिया में देखने को मिलेगा। तो ऐसी शिलाकृति को मुख्य रूप से घोल रंध्र कहते हैं, यानी वर्षा का जल जब चूना प्रधान चट्टानों के रंध्रों में प्रवेश कर उसके अंदर असंख्य संख्या के अंदर छिद्र बना देता है, तो उन छिद्रों को ही घोल रंध्र कहते हैं। और घोल रंध्र 100 से 1000 तक प्रमुखतः पाए जाते हैं, लेकिन यूएसए का जो इंडियाना प्रांत है वह 3 लाख की संख्या में घोल रंध्र पाए जाते हैं। जब ये घोल रंध्र बनेंगे, बड़े हो जाएंगे, तो उसका नाम हो जाएगा विलेन रंध्र हो जाएगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट जो शिलाकृति है वो अपना अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली आज हमने देखी क्या है, कास्ट शिलाकृतियां क्या है। बेसिकली चूना प्रधान क्षेत्रों में या जहां डोलोमाइट चट्टानें पाई जाती है वहां वर्षा के जल के द्वारा गोलीकरण की क्रिया, घर्षण की क्रिया, और मुख्य रूप से क्या है, अपघर्षण की क्रिया के द्वारा, जल गति क्रिया के द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है, अपर्दन होता है। और अपक्षय अपर्दन के कारण और उसमें अपर्दनात्मक और कई निक्षेपात्मक शिलाकृतियां बनती हैं, जिसको चूना प्रधान शिलाकृतियां या कास्ट शिलाकृतियां कहते हैं। कास्ट को कहा जाता है कि जो एड्रियाटिक सागर के तट पर पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया वर्तमान का जो स्लोवेनिया देश है उसके कास्ट क्षेत्र में सर्वप्रथम ये शिलाकृतियां देखी गई। उसी के आधार पर विश्व के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में जो ये शिलाकृतियां पाई जाती चूना प्रधान प्रदेश के अंदर, उनको कास्ट शिलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। और भारत के अंदर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार, इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम जिला है पूर्वी घाट वाला, उस क्षेत्र में इस शिलाकृतियां देखने को मिलती है। विश्व के अंदर ग्रीस, स्पेन, उत्तरी प्यूर्टो रिको, जैमका, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर प्रमुख रूप से ये शिलाकृतियां पाई जाती है। फिर हमने बात की थी ऑर्टिजिन ग्रुप क्या है। ऑर्टिजिन यानी रूस का जो मुख्य मॉस्को का ओर्टोस
क्षेत्र से लिया गया है और जिसका तात्पर्य पाताल तोड़ कुएं, यानी इसके अंदर एक बार भूमिगत यहाँ में जल के अंदर यानी भूमि के अंदर भौम जल स्तर तक खोदेंगे तो स्वतः ही जल निकलता रहता है, तो ऐसे उनको पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। और सर्वाधिक पाताल तोड़ कुएं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं, जिसके 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार इसके अलावा अगली जो कलाकृतियां हैं उसको हम एक एक रेखा चित्र डायग्राम के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम